गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज जो ये टॉपिक है वो है ग्रामीण और नगरीय जीवन, यानी रूरल एंड अर्बन लाइफ। देखिए, हमारा जो रूरल सोशियोलॉजी का जो ये पेपर चल रहा है स्टूडेंट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगामी कुछ दिनों में अब ये टॉपिक्स पैरेलली इसी तरीके से चलेंगे, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ग्रामीण एवं नगरीय जीवन। इसके बाद ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में समानताएं और असमानताएं, इन दोनों को मैं आपको आगामी क्लास में पढ़ाऊंगी। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है रूरल एंड अर्बन लाइफ, यानी ग्रामीण एवं नगरीय जीवन। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं ग्रामीण एवं नगरीय जीवन। स्टूडेंट, हमने समुदाय की अवधारणा पढ़ी थी। समुदाय, जिसको इंग्लिश में कम्युनिटी बोला जाता है। अगर हम देखें, समुदाय को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो ग्रामीण, यहाँ देखिए मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। एक तो ग्रामीण और एक नगरीय। तो जो ग्रामीण और नगरीय समुदाय है, प्रत्येक व्यक्ति या मनुष्य इन दोनों समुदाय के किसी न किसी पहलू से जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब, या तो हम ग्रामीण परिवेश, अगर हम अपनी बात करें, या तो हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या हम नगरीय परिवेश में रहते हैं। कई बार हम या तो ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, फिर हम शहरों की ओर रुख कर लेते हैं और वहां जाकर हम नौकरी, पढ़ाई या फिर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अंतिम स्थान उसी को चुनते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रामीण और नगरीय जीवन की। तो ग्रामीण एवं नगरीय मनुष्य इन दोनों के किसी एक प्रकार के समुदाय में निवास करता है, या तो ग्रामीण में या नगरीय नगरीय क्षेत्रों में। और ग्राम और नगर दोनों मानव जीवन के दो पहलू हैं। देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, गांव और नगर मानव जीवन के दो पहलू हैं। गांव की जो प्रकृति होती है, देखिए, जो अगर हम नेचर की बात करें गांव की, आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहने लगूं, देखिए, हम बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं गांव और नगरों से। यदि मैं लेकिन अभी इस क्लासरूम में मैं आपको बोलने लगूं कि बच्चों, इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कहाँ होते हैं? लिखने में। तो कहीं ना कहीं इसमें फिर हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने अपने अनुभवों से सीखा है, अपने अनुभवों से हम जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने मेंशन किया है, गांव का प्रकृति से निकट और प्रत्यक्ष का संपर्क पाया जाता है, जबकि नगरों में कृत्रिमता की प्रधानता होती है। देखिए, कृत्रिमता, अब यहाँ पे इसको मैं डिफाइन करूंगी आपको। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि गांव का प्रकृति से निकट का संपर्क संपर्क पाया जाता है। यहाँ इसको मैं थोड़ा डिलीट करूंगी। हाँ, संपर्क पाया जाता है, जबकि नगरों में कृत्रिमता की प्रधानता है। देखिए, गांव में हम फल, सब्जियां, अगर देखें फ्रेश दूध, सब हम सामने ही मिल जाता है। ठीक है, इतनी स्वच्छता, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, जो कि हमें आनंदित कर देता है। लेकिन अगर हम शहरों की तरफ जाकर देखें, वहां स्वच्छ वायु, हम मास्क लगा के चलते हैं, प्रदूषण इस तरीके से हावी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इवन अगर हम बड़े बड़े महानगरों की बात करें, तो बड़े बड़े महानगरों में अगर आप सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो वो सब क्या होते हैं? अगर हमने देखा है ना, केमिकल्स, केमिकल से उनको पकाया जाता है। तो हम कई बार कहते हैं कि गाँव के खाने में जो होता है, गजब का आनंद होता है, गजब का टेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं वो आनंद, वो टेस्ट, वो उसी की तरह होता है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं वो नेचुरल प्रोसेसिंग, वो नेचुरल चीजें, प्रकृति से निर्भरता, प्राकृतिक खाद, गोबर की खाद, जिससे उसका महक, जो सब्जियों की खुशबू होती है, सब्जियों में जो मिठास होती है, फलों में जो मिठास होती है, सब्जियां बनने के बाद इतनी आनंदित रूप से हम उनको एंजॉय करते हैं कि शहरों में ऐसा नहीं मिलता। तभी यहाँ पे ये टर्म आया है कि गांव में प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट का संपर्क पाया जाता है, जबकि नगरों में कृत्रिमता की प्रधानता होती है। जहां मानव और प्रकृति के बीच अंतःक्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है, और वो ग्राम है। देखिए, जहां हम लोग प्रकृति से बहुत निकट हैं, प्रत्यक्ष का हमारा संपर्क है। हम देखते हैं गांव में हमें कोई भी आंवला, कोई भी पेड़ मिल जाएगा, कोई भी वनस्पति मिल जाएगी, हम वहां पे बिल्कुल आमने सामने। मैं देखती हूँ कई बार जब दुर्गा पूजा, नवरात्र पूजा, ढूंढे से आम और केले के पत्ते शहरों में नहीं मिलते,
लोग ढूंढ ढूंढ के ट्रक पे लाद कर उन्हें गाँवों से लेकर आते हैं। तो जो कि हमें गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में हम लोग बिल्कुल प्रकृति से निकट का संपर्क और प्रत्यक्ष संपर्क लग के चलते हैं, तो हम गाँव से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो इसलिए तो कहा गया है अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है। और जहाँ इन दोनों के बीच संबंध है, कहाँ? गाँव का और नगर का। तो ये अप्रत्यक्ष और क्षीण है और वह है नगरीय स्थिति। देखिए, यहाँ मैंने मेंशन किया है स्टूडेंट कि जहां अप्रत्यक्ष और क्षीण संबंध है वह क्या है? नगरीय स्थिति है। इन दोनों के पर्यावरण में प्रॉपर डिफरेंसेस है। अगर देखिए, अगर आप हम इसे बहुत विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो इन दोनों के पर्यावरण में पर्याप्त अंतर है। ये पर्यावरण संबंधी अंतर ही इन दोनों के भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है। अगर हम दोनों के एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे रूरल एरिया की चाहे अर्बन एरिया की, दोनों के एनवायरनमेंट में, दोनों की प्रकृति में धरती आसमान का अंतर पाया जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि गांव में हम प्रकृति के निकट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शहरों में जाकर हम शहरी चकाचौंध चाहे कितनी ही अच्छी हो, लेकिन वो धूल, वो प्रदूषित वायु, वो पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषित जल, विभिन्न जो हमारे वाहन हैं उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसें, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। तो इन दोनों के पर्यावरण में पर्याप्त अंतर है। ये पर्यावरण संबंधी अंतर ही दो भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है। ग्रामीण सामाजिक जीवन के, देखिए अब आगे आने वाली स्लाइड में स्टूडेंट मैं आपको ग्रामीण जीवन और उसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं, दूसरी तरफ नगरीय जीवन, नगरीय परिभाषा और नगर की विशेषताओं को समझाने का प्रयास करूंगी। यहाँ मैंने लिखा है ग्रामीण सामाजिक जीवन के विशिष्ट लक्षणों को समझने के लिए ग्रामीण और नगरीय जीवन के भेद को समझना आवश्यक है। तो यहाँ हमें, अगर हमें इन दोनों के कंपैरिजन को जानना है, दोनों को तुलना करनी है, या हमें जानना है कि दोनों में क्या अंतर संबंध है, दोनों किस तरीके से समुदाय के पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसके विशिष्ट लक्षणों को समझना होगा, ग्रामीण और नगरीय जीवन के भेद को समझना होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इन दोनों के अगर हम जीवन की बात करें, ग्रामीण जीवन की, ग्रामीण जीवन का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों का जीवन, इसी तरीके से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों के जीवन की। तो इससे ये जो फैक्ट होता है ये हमें स्पष्ट करने में सहायक होता है कि ग्रामीण और नगरीय समाजों की जो विभिन्न सामाजिक संरचना होती है तथा जीवन प्रक्रिया अधिकांशतः क्या होती है स्टूडेंट, उनके विभिन्न पर्यावरणों का परिणाम है। जो आज हम कह रहे हैं, मैंने अभी अभी आपको बहुत प्रैक्टिकली बताया है कि बड़े बड़े शहरों में, जितने आप बड़े बड़े शहरों की और महानगरियों की ओर पलायन करते जाएंगे, वहां सांस लेना कठिन हो जाता है। वहां अगर हम देखें, वहां पर आज की तारीख में इतना कोहरा समाया हुआ है, वहां के लोगों ने 10, 15, 20 क्या 1 महीने से धूप का आमना सामना नहीं किया है। यदि हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन ना होने के कारण ठंडी है लेकिन हमें धूप मिल रही है। हम हर तरह के वातावरण को, हर तरह के पर्यावरण को, हर तरह के मौसम को यहाँ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन शहरों में क्या है, जो समस्याएं हैं वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ग्रामीण नगरीय जीवन को बच्चों स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने बताया ना, मैं यहाँ पे आगामी स्लाइड्स में आपको ग्रामीण परिवेश, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं, इसी तरीके से नगरीय परिवेश, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं को विस्तारित रूप से बताऊंगी। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो गांव और नगरों को जब परिभाषित किया जाता है, एक तो पर्यावरण के आधार पर किया जाता है, एक किया जाता है स्टूडेंट जनसंख्या के दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन फैक्टर्स जो अगर हम कहते हैं। किंतु अगर हम विद्वानों के प्राथमिक संबंधों की बहुलता वाले क्षेत्र को ग्राम और दैत्यिक संबंधों की बहुलता वाले क्षेत्र को नगर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आए प्राइमरी रिलेशनशिप एंड सेकेंडरी रिलेशनशिप। प्राइमरी रिलेशनशिप बच्चों कहते हैं प्राथमिक संबंध, यानी आमने सामने के संबंध। आमने सामने के संबंध मतलब जब हम दूसरे से भली भांति परिचित होते हैं। यहाँ बहुत सरल और साधारण शब्दों में मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। उदाहरण के तौर पर, आज आप, जैसे मैं यहाँ इस समय उत्तराखंड में हूँ, आप उत्तराखंड के किसी गांव में चले जाइए। गांव में यदि किसी का विवाह है तो वो सिर्फ एक परिवार का विवाह नहीं है, गांव के सारे व्यक्ति मिलजुल कर पहले तो लकड़ी को इकट्ठा करते हैं। गांव की सभी महिलाएं मिलजुल कर चूल्हों का निर्माण करती है।
कहने का मतलब वो लोग पता ही नहीं। ये आप अगर डेकोरेशन देखोगे, आप यदि शामियाना देखोगे, तो आप ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि वो घर किसका है जहां शादी है, क्योंकि वो सारे लोग मिलजुल कर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि उस परिवेश में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि शादी किसके घर में है। तो इसे बोला जाता है बच्चों प्राइमरी रिलेशनशिप, यानी प्राथमिक संबंध। तो गांव क्या होते हैं, यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया है प्राथमिक संबंधों की बहुलता। और शहरों में क्या होता है, दैत्तिक संबंधों की बहुलता। अब मैं तुम्हें एक शहर का उदाहरण बताती हूँ, नगर का। अब बड़े इत्मीनान से सुनिए। अभी मैंने आपको गांव का एग्जाम्पल बताया, अभी शहर की बात सुनिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वहां पे वो जो कल्चर है, वहां पे घर ना होकर दिल्ली, नोएडा, मुंबई में आप जैसे जैसे बड़े बड़े महानगर की ओर जाएंगे, वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। सामने वाले फ्लैट के घर में शादी है, इधर वाले फ्लैट वाले को भी नहीं पता रहता कि इसके घर में शादी है, कोई विवाह है, मुंडन संस्कार है, कुछ भी पता नहीं चलता। यानी सेकेंडरी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, दैत्तिक संबंधों की बहुलता। तो विद्वानों ने प्राथमिक संबंधों की बहुलता वाले क्षेत्र को ग्राम तथा दैत्तिक संबंधों की बहुलता वाले क्षेत्र को क्या कहा है, नगर कहा है। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं हम। स्टूडेंट यहाँ मैं कुछ ग्रामीण समुदाय की परिभाषा आपको बताने जा रही हूँ। देखिए पहली सैंडरसन ने दी थी है। सैंडरसन ग्रामीण समुदाय के बारे में क्या कहते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो सैंडरसन कहते हैं कि जब एक ग्रामीण समुदाय संघ का वह स्वरूप है जो एक स्थानीय क्षेत्र में जनता एवं उनकी संस्थाओं के बीच पाया जाता है, जो बिखरे हुए खेतों की तरह होता है। देखो थोड़ा सा हल्का सा उसको डिफाइन करूंगी। वो क्या कहते हैं, एक ग्रामीण समुदाय संघ का वह रूप है, मतलब एक ग्रामीण समुदाय वह रूप है जहां स्थानीय क्षेत्र में उसकी जनता और संस्थाओं के बीच, मतलब जो उसकी जनता होती है और उसकी जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करें, तो वो उनके बीच होते हैं। जिसमें जैसे बिखरे हुए खेत होते हैं ना, बिखरे हुए खेत इन द सेंस, एक इधर छिटके खेत, जैसे हमारे समाजशास्त्र में छिटके, फिर सहकारिता की बात की गई थी, तो उसको कहा गया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें ग्रामीण समुदाय की, तो वो क्या कहते हैं, जब एक एकांकी परिवार से संबंधित एवं असंबंधित लोगों का समूह है जो एक बड़े मकान अथवा निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंधों में आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप से कृषि करता हो, वो ग्राम कहलाता है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस गांव को किस रूप में परिभाषित करते हैं, वो कहते हैं जब एक परिवार से संबंधित और असंबंधित लोगों का समूह एक बड़े क्षेत्र में निवास करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है बड़े क्षेत्र का मतलब वहां पूरे एक गांव को एक परिवार की संज्ञा दी गई है, बड़े क्षेत्र में निवास करते हैं जो एक बड़े मकान की तरह रहता है, घनिष्ठ संबंधों में बंधे रहते हैं। देखिए आज अगर हम गांव की बात करें, किसी को तकलीफ आती है, सभी गांव वाले मिलकर एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी तो शादी का एग्जाम्पल दिया था, कोई बीमारी आती है या आकस्मिक कोई ऐसी कठिनाई आती है, तो सभी लोग मिलजुल कर कार्य करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, वह घनिष्ठ संबंधों से आबद्ध हो और कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप से कृषि करते हैं। गांव के लोग जो होते हैं सब मिलजुल कर, आज इसकी धान की फसल कटी है, सबने मिलजुल कर एक खेत के धान को काटा है, फिर वही ग्रुप दूसरे धान के खेत को काटेगा, मिलजुल कर सबके खेतों का काम पूरा हो जाता है। तो ये इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस ने परिभाषित किया है। यदि हम बोगार्डस की बात करें, बोगार्डस ने ग्रामीण समुदाय के बारे में बोला है कि ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांश से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें अभिवृत्तियों तथा व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। तो ब्रोगार्डस ने कहीं ना कहीं जो ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया है, तो उन्होंने किस रूप में किया है, उन्होंने उस सामूहिक जीवन के रूप में किया है जहां सभी लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, अन्य सेवाओं की जहां लोगों को आवश्यकता होती है और सभी लोग व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है
जो कि जहाँ कृषि की प्रधानता होती है, जहाँ प्रकृति से निकट का संबंध होता है, जहाँ प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है, उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। यदि हम दिल्ली, मुंबई और बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, जहाँ जनसंख्या जो होती है वो बहुत असंख्य होती है, तो वहीं गांव का जो ओकार होता है, और इवन स्पेशली यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो यहाँ पर 150 से 150 वाले परिवार, जो सदस्यों की संख्या वाले गांव भी पाए जाते हैं। तो बहुत कम जनसंख्या, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता, मोबिलिटी जो हम बात करते हैं, ठीक है, गतिशीलता का क्या होता है, यहाँ पे अभाव होता है। हम मैं अभी इसकी जब आपको विशेषताएं बताऊंगी, तब इसको आपको डिफाइन करूंगी मैं विस्तारित रूप से। दृष्टिकोण और व्यवहारों में समानता, सहमति पाई जाती है। सभी लोग मिलजुल कर, चाहे कोई धार्मिक पूजा हो, तीज, तिहार, उत्सव, सब मिलजुल कर आपसी सहमति से सामूहिक रूप से बनाते हैं। तो ये है ग्रामीण परिवेश की परिभाषा। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं की ओर। स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोफेसर टी एल स्मिथ ने ग्रामीण जीवन की कुछ विशेषताओं को बताया। देखिए, अगर मैं आपसे बहुत ही सरल शब्दों में कहती हूँ, आप रटिएगा मत। अगर आप टॉपिक को समझ लेते हैं तो उसको लिखना आसान हो जाता है। देखिए, यहाँ अभी मैं आपको ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़े मैं नगरीय जीवन की आपको परिभाषाएं और विशेषताएं बताऊंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनमें आपको तुलना करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्रोफेसर टी एल स्मिथ ने ग्रामीण और नगरीय जीवन की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए, मैं आपको लिख के बताती हूँ, जो मैं ये मार्क कर रही हूँ ना, यहाँ देखिए, प्रोफेसर टी एल स्मिथ, देखो मैंने रेड मार्क किया ना ये, यहाँ पे आप इसे ध्यान से देखिए। ग्रामीण जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब जैसे पहली मैंने यहाँ विशेषता आपको मेंशन की हुई है, कृषि पर निर्भरता। तो देखो क्या होता है इसमें कृषि पर निर्भरता से, जब उनकी डिपेंडेंसी क्या, जैसे अगर हम नगरों की बात करें, नगरों में लोग क्या होते हैं, नगरों में लोग निर्भर होते हैं नौकरी पर, ठीक है, व्यवसायों पर, मतलब कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय, दैतिक व्यवसाय की संज्ञा, उसे सेकेंडरी उनको कहा गया है, दैतिक व्यवसाय, तो उन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन गांव के लोग जो होते हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि पर निर्भरता। दूसरा, मैंने अभी अभी आपको भी इसे बताया था, देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, रेड पेन से मार्क कर रही हूँ इसको। कम जनसंख्या, यहाँ देखिए इसको, पहला कृषि पर निर्भरता, दूसरा कम जनसंख्या। मैंने बताया था ना, गांव की जनसंख्या, पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो गांव की जनसंख्या बहुत कम होती है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो बहुत, मतलब इवन 50 सदस्य संख्या वाले गांव भी आज मौजूद है। साथ ही साथ थर्ड, इसमें नेक्स्ट देखें, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जनसंख्या का घनत्व, यहाँ देखिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ। थर्ड पॉइंट इसमें मैंने दिया है, जनसंख्या का कम घनत्व, मतलब गांव और शहरों में, जो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की डेंसिटी, डेंसिटी देखो, अब इसको मैं थोड़ा हल्का सा विस्तार से बताऊंगी, सुनिए ध्यान से। जनसंख्या घनत्व कहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कि जैसे 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली डेंसिटी बहुत ही कम है। यदि मैं उसके कंपैरेटिवली दिल्ली, चंडीगढ़ की बात करूं तो वहां डेंसिटी हजारों में है। वहां हजार, मतलब 8 से 9 हजार व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं, जबकि गांव की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो गांव का जनसंख्या, छिटके छिटके घर होते हैं, दूर दूर घर होते हैं, जनसंख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण की भिन्नता। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें मैं मार्क कर रही हूँ, उसको रेड पॉइंट से मार्क कर रही हूँ। पर्यावरण में भिन्नता, बिल्कुल एनवायरमेंट जो होता है ना गांव में, उनमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज नहीं होती, भिन्नता होती है, ठीक है। पर्यावरण अगर आप देखें, अगर आप गर्मी के टाइम में गांव में चले जाएं तो वहां एक हल्की सी ठंडक का एहसास होता है। सुबह सुबह जो होता है फ्रेश एयर होती है। साथ ही साथ वहां पे जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे होते हैं, बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं पर्यावरण की भिन्नता होती है, जो कि गांव में वातावरण अलग होता है। लेकिन अगर अब आप वहीं शहरों की ओर चले जाएं, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं प्लांट्स लवर हूँ, मैंने प्लांट बहुत, मुझे पौधों का बहुत शौक है। तो जैसे दिल्ली मेरी सिस्टर रहती, मैंने उसको प्लांट्स दिए,
प्लांट्स भी मुरझाने लगे। तो ऐसे में आप देखो, जब एक प्लांट्स मुरझाने लगा तो आदमी उस मतलब एयर में कैसे सांस ले सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो गांव के परिवेश में सामाजिक समानता पाई जाती है। अगर हम गांव में देखें, सभी, मैंने अभी अभी आपसे बताया ना, गांव के लोग मिलजुल कर सभी तीज त्योहार उत्सव सभी को बनाते हैं, उनमें समानता पाई जाती है। कहीं कहीं जातिगत असमानता भले ही देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर गांव में सामाजिक समानता पाई जाती है। वहीं अगर हम मेन देखिए, इसको मैं वो मेन पॉइंट बोलूंगी जो नेक्स्ट आ रहा है, संस्तरण की कमी। संस्तरण, अगर हम वो कहते हैं ना हायरार्की सिस्टम, संस्तरण की बात करें कि ऊंच नीच का संस्तरण जो हम शहरों में देखते हैं, गरीब अमीर, ठीक है, इनके पास घर है, कार है, ये लोग अमीर उच्च वर्ग में आते हैं, ये लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, ये निम्न वर्ग में आते हैं, ये नौकरशाही वर्ग में आते हैं, लेकिन ये संस्तरण गांव में पाया नहीं जाता। गांव में पहचान होती है व्यक्ति की आयु से। गांव के बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है। वहां पे संस्तरण ना तो रुपये पैसा के आधार पर पाया जाता है, ना संपत्ति के आधार पर, ना व्यवसाय के आधार पर। गांव में व्यक्ति की पहचान होती है उसके अपने कार्य से, साथ ही साथ आयु को वहां प्राथमिकता दी जाती है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनकी बातों को सब लोग प्राथमिकता के आधार पर मानते हैं। तो संस्तरण की कमी, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है। स्थिरता, स्टेबिलिटी अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जो स्थिरता। तो गांव में जो होती है स्थिरता होती है। स्थिरता कैसे? जैसे गांव शहरों की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी, आज ये लोग भाग रहे हैं, सुबह ही उठ के नौकरी पे ट्रेन में बैठ जाते हैं, बसों की यात्रा करने लग जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी सुकून है। जब हम छुट्टियों को बिताने अपने गांव में जाते हैं, गांव में टहलते हैं, वहां का गदेरों का पानी, नदी, जो जो छोटे छोटे प्राकृतिक झरने होते हैं, वो असीम आनंद का हमें अनुभूति कराते हैं। तो गांव में स्थिरता पाई जाती है, ये वहां भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं है। साथ ही साथ व्यक्तिगत संपर्क की दृढ़ता, देखिए जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं ना गांव में, मैंने अभी अभी बताया, यदि किसी घर में शादी है तो आप सहज ही आभास नहीं कर सकते कि कौन से घर में शादी है। वहां सभी लोग मिलजुल कर संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से सभी तीज त्योहार उत्सव को आयोजित करते हैं, मनाते हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क की दृढ़ता, वहां लोग देखिए, अगर आप किसी गांव में पहुंचे हैं और आप किसी एक व्यक्ति से पूछें कि अजी रामलाल जी कहाँ रहते हैं, व्यक्ति आपको घर बताएगा। बहुत व्यक्ति जो होते हैं आपको पूरा डायरेक्शन के साथ बता देंगे, आप ऊपर चढ़ना, ऐसे जाना। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको उनके घर तक ही पहुंचा आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो वो कॉन्टैक्ट होते हैं गांव में, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं, बहुत कहते हैं ना प्राइमरी रिलेशनशिप, प्राथमिक संबंध की हम अगर हम बात करते हैं तो बहुत घनिष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है सामाजिक भिन्नता, जटिलता और श्रम विभाजन कम प्रभावी है। ठीक है, जटिलता पाई जाती है, श्रम विभाजन कम प्रभावी है। लेकिन यहां मुझे ये बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट प्रतीत नहीं होता। यदि हम श्रम विभाजन की बात करें, देखिए श्रम विभाजन हुआ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं अमाइल दुर्खीम। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जिसमें लोग कार्य करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी श्रम विभाजन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तो इस पॉइंट में जब ये लिखा है श्रम विभाजन की कमी, तो मुझे ठीक इसलिए प्रतीत नहीं हुआ कि गांव में भी श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो देख रेख का कार्य करते हैं। गांव की महिलाएं जो होती हैं मिलजुल कर, जब खेतों पे कई बार जब धान कटाई होती है, रोपाई का समय होता है, वो लोग सामूहिक रूप से गीत का आयोजन करके सहज ही अपने काम को बड़ी सरलता से संपादित कर देते हैं। पता ही नहीं चलता पल भर में कि काम समाप्त भी हो गया। तो उनमें भी तो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो हाँ, कम प्रभावी है, हालांकि बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा पाया जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं, औद्योगिक इकाइयां होती हैं जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये है ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषताएं। अब इससे आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी नगरीय जीवन की परिभाषा और नगरीय जीवन की विशेषताएं। स्टूडेंट, अब आता है नगरीय समुदाय का अर्थ।
मीनिंग ऑफ अर्बन कम्युनिटी। देखिए स्टूडेंट, अंग्रेजी भाषा का जो ये अर्बन, यहाँ मैंने देखो मेंशन किया है, आप देख सकते हैं स्लाइड में, यहाँ मैंने मेंशन किया है इसको, मैं रेड पॉइंट से पॉइंट आउट कर रही हूँ उसको। अंग्रेजी भाषा का अर्बन शब्द स्वयं लैटिन भाषा के अर्बनस से बना है, जिसका अर्थ होता है शहर। कई बार अrbs अrbs जो ये शब्द होता है ना, इसके लिए सिटी अर्थात शहर से लिया जाता है, इसको सिटी भी बोलते हैं कई बार, सिटी या शहर, या मैं लिख दे रही हूं। ठीक है, नगर की परिभाषा करते हुए लुईस वर्थ क्या लिखते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्ति के बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। देखिए इस परिभाषा को समझिए, एक नगर किसे कहते हैं? सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में। स्थायी निवास के जो नगर होते हैं, एक तो वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ वहां भिन्नता पाई जाती है, उनमें डेंसिटी, मैंने अभी बताया था ना, डेंसिटी जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है। तो इन्होंने क्या बोला है, लुईस वर्थ ने, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट परिभाषा है थियोडोरसन और थियोडोरसन के अनुसार। ये क्या कहते हैं? नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनघनत्व, देखिए ध्यान देना, मैं हाईलाइट कर रही हूं उसको रेड पेन से, यहाँ पे फिर वही से आ गया कि उच्च जनघनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण, अभी ये इन टर्म्स को मैं आपको विस्तारित रूप से समझाऊंगी, और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदाय की विशेषता, जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं दैत्तिक संबंधों का प्रचलन, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आती है। देखो थियोडोरसन और थियोडोरसन से मैं आपकी परिभाषा हमेशा इसलिए आप लोगों को बताती हूं, कहीं ना कहीं नगरों की सारी विशेषताएं इस परिभाषा में समाहित है। अगर आप इस परिभाषा को देखेंगे ना, नगरीय समुदाय की सारी विशेषता, जैसे अभी अभी देखिए आप, जहां मैंने ये रेड पॉइंट आउट किया है, उच्च जनघनत्व, गैर कृषि व्यवसाय, जटिल श्रम विभाजन और इनसे उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण। देखो हल्का सा ये टर्म्स आप लोगों के लिए कठिन है, मैं इसको बता दे रही हूँ। देखो श्रम विभाजन तो मैंने अभी आपको बताया ना, किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको एक बात से बताती हूँ, जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उस कपड़ा जो मतलब रेडीमेड कपड़े बनाती है, तो सबसे पहले कपड़े कटाई का कार्य किया जाता है, कपड़े को सिलने का कार्य किया जाता है, कपड़े पे छपाई का कार्य किया जाता है, कपड़े को फिर पैकिंग का कार्य किया जाता है। यदि हर व्यक्ति एक कार्य को करेगा तो कार्य में देरी होगी, लेकिन यदि कार्य का बंटवारा छोटे छोटे ग्रुप्स में कर दिया जाए, देखो मैं, ध्यान देना स्टूडेंट आप सभी, डिवीजन ऑफ लेबर बता रही हूँ, कार्यों का विभाजन। यदि हम कार्यों को डिवाइड कर दें और कुछ व्यक्ति कपड़ा काटने का कार्य करें, कुछ व्यक्ति कपड़ा सिलने का कार्य करें, कुछ छपाई का कार्य करें और कुछ व्यक्ति उसको पैकिंग का कार्य करें, इससे क्या होगा? कार्य अच्छा होगा, कार्य शीघ्र संपादित होगा। इसको दुर्खीम ने बोला है बच्चों श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। और यहाँ पे देखिए मैंने रेड हाईलाइट किया है, विशेषीकरण आया है। विशेषीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। इसको भी मैं थोड़ा ध्यान दीजिए, समझाऊंगी आप लोगों को। स्पेशलाइजेशन, कई बार आप कहते हैं कि फला जो हलवाई है वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता है, हम घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं बनती। या हम डॉक्टर में देखते हैं, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई, मतलब इस तरीके से स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, आप अगर देखोगे नाई के पास जाओगे तो जब वो कैंची पकड़ता है, कच 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 करके बाल काट देता है, जबकि अगर हम उस कैंची से काटने की कोशिश करें वो हमारे अंदर नहीं आता। जब अब कार्य को करते रहते हैं, कार्य को करते रहने से उनमें निपुणता हो जाती है। निपुणता मतलब एक व्यक्ति जब बाल काट रहा है, उसे काटते काटते से अनुभव हो गया, अनुभव करने से उसने क्या हुआ? दक्षता हासिल कर ली। तो ये कहीं ना कहीं जब दक्षता हासिल कर लेते हैं तो उसको विशेषीकरण या स्पेशलाइजेशन बोला जाता है। जैसे हम प्रोफेसर हैं, कई बार पूछा जाता है आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन मतलब जिसमें आपको बहुत ज्यादा अनुभव है, जिसमें आपको निपुणता है,
जैसे मैं रिसर्च की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ रिसर्च में मेरा हाथ अच्छा है। हाथ का मतलब लिखना अच्छा नहीं है, ये नहीं कह रही हूँ मैं। उसका मतलब होता है कि हाँ, मेरे को रिसर्च में अनुभव है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, तो क्या-क्या कठिनाई आती है, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है, अवैयक्तिक और दैत्तिक संबंधों का प्रचलन, इसके आधार पर भी आपने इसको परिभाषित किया है। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नगरीय समुदाय की विशेषताओं की ओर। स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यदि आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ ले, आपके लिए ग्रामीण और नगरीय समुदाय के सारे क्वेश्चन आप इजीली इसको कर सकते हैं। चाहे उनमें संबंध हो, असमानता हो, समानता हो, इनके जरिए हम बहुत विस्तार से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नगरीय जीवन की विशेषताएं। हालांकि जो थियोडोरसन थे, उनकी जो डेफिनेशन थी, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बहुत विस्तार से बता दिया है। यहाँ किंग्सले डेविस ने, देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको, किंग्सले डेविस ने नगर की सामाजिक संरचना की निम्नांकित विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले सामाजिक विभिन्नता। देखिए, नगरों में क्या होता है, विभिन्न धर्मों के, संप्रदायों के, जातियों के लोग रहते हैं। मतलब अगर हम गांव में देखें तो गांव में क्या होता है, अक्सर बहुत से गांव, अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो बहुत एक ही कास्ट, एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग उस पूरे कुनबा जिसे कहते हैं ना, वो सब एक ही गांव में निवास करते हैं। कई बार तो लोगों की कास्ट के आधार पे ही उनके जो उनका गोत्र होता है उसके आधार पे ही उनके गांव का नाम होता है। लेकिन शहरों में अगर हम बात करें, शहरों में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जातियों के लोग निवास करते हैं। तो शहरों में क्या होती है, सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। साथ ही साथ स्टूडेंट, दैत्तिक संघ, सेकेंडरी अगर हम बात करें, दैत्तिक संघ, दैत्तिक हमारे जो प्राथमिक संबंध होते हैं, ऐसे ही नगरों में दैत्तिक संबंध होते हैं। मैंने बताया था ना, गांव में लोग निकट से संपर्क रख के चलते हैं, जबकि शहरों में अगर हम जाएं, शहरों के लोग क्या होता है, शहरों के लोग निकट का संपर्क नहीं रखते। मैं अभी आपसे अभी अभी बताया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। एक अगर आप बिल्डिंग में देखें, यदि उसमें 24 से 30 फ्लोर, यदि वो है फ्लोर है, तो उसमें एक फ्लोर में 8 फ्लैट्स बने हुए हैं। तो अगर आप 30 की बात करें तो 8 या 24, 240 फ्लैट हैं। वहां व्यक्ति को अपने ही फ्लोर पे पता नहीं रहता सामने वाला या अगल बगल वाला किस धर्म किस जाति का है। वो उनसे कोई निकट का संपर्क नहीं आता है। कोई सुबह नौकरी करने जा रहा है तो कोई रात की शिफ्ट करके घर सुबह को वो लौट के आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वहां दैत्तिक संबंधों की बहुलता होती है। अब साथ ही साथ यहाँ देखिए, सामाजिक सहिष्णुता की अगर हम बात करें, देखिए जो नगर होते हैं, कहीं ना, मैंने अभी आपको बताया ना, नगरों में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें, जब बड़े बड़े शहरों की अगर बात करें, आज की तारीख में यदि प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो आज तो दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं। जब मैं फ्लैट कल्चर की आपको बात बताई, तो उसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है, असंख्य फ्लैट्स वहां बने होते हैं। वो अपनी सोसाइटी के सारे धार्मिक आयोजन करते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, क्रिसमस हो, वो संयुक्त रूप से मिलके, उनकी सोसाइटी की अपनी कम्युनिटी होती है, वो मिलकर आयोजित करते हैं। तो कहने का मतलब, कई बार अब तो हालांकि ये डेफिनेशन हल्की सी यहाँ परिवर्तित हुई प्रतीत हो रही है। ये इस तरीके से अब सब लोग मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों में कहीं ना कहीं जानने की इच्छा, कोरोना काल में जब ऐसा टाइम आया था, तब लोगों की डिस्टेंस हालांकि बढ़ गई थी, लेकिन वापस लोगों को कहीं ना कहीं तीज त्योहारों ने मिला दिया है। जो आज अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे जो ये जितने भी तीज त्योहार उत्सव है, चाहे न्यू ईयर है, चाहे क्रिसमस है, चाहे हमारे नवरात्र हैं, ये ग्लोबलाइज हो गए हैं। आज जरूरी नहीं है दुर्गा पूजा है तो वो कलकत्ता में ही होगी, ऐसा नहीं है। आज हर शहर, हर बच्चा जानता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है, गणेश उत्सव क्या होता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनका महत्व बड़ा है, लोगों का नैतिक दायरा भी विस्तारित हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दैत्तिक नियंत्रण। यहाँ पे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए, या मैंने इंपॉर्टेंट का साइन लगा दिया है। दैत्तिक नियंत्रण, जो कंट्रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। देखो गांव में तो मैंने अभी बताया ना, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सबका ध्यान रखते हैं,
बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा दो भाइयों के बीच किन्हीं लोगों में हो जाता है तो सब लोग बैठकर उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन यदि हम शहरों में कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी सेकेंडरी वो है, जैसे कानून, न्याय, प्रशासन, जेल, ये सब कंट्रोल का कार्य करती है। गांव की तरह नहीं है, लोग आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा आपस में ही सुलझा लेते हैं। शहरों में ये होता है तुरंत हर एक कार में टक्कर लगी तुरंत पुलिस को कॉल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी कंट्रोल, दैत्विक नियंत्रण। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, इसको इंपॉर्टेंट भी लगाया है, आप लोग देखना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। गांव में तो आज जिसका घर बना है, आराम से सभी लोग वहीं आते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, कार्य करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में आज ट्रांसफर हो गया, आज इस शहर से इस शहर ट्रांसफर हो गया है, अब इस कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए, इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो ये सब क्या होता है, ये सोशल मोबिलिटी का प्रतीक है, यानी सामाजिक गतिशीलता का। तो शहरों में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। ऐसे ही शहरों में ऐच्छिक संघ और व्यक्तिवादिता, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं, व्यक्तिवादिता मतलब मैं सब कुछ हूँ। गांव में हम समूह रूप से काम करते हैं, सबके साथ काम करते हैं। खाना बनता है 30 त्योहारों पे तो सामूहिक रूप से भोज का आयोजन किया जाता है। और यदि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो आज अगर 30 त्योहार उत्सव है तो हम अपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। ठीक है, कुछ चीज है तो अपना आप खुशी का आयोजन करना है तो हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, बस यही दायरे तक सीमित है। तो ये व्यक्तिवादिता कहलाती है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है इसमें स्थानीय अलगाव। वास्तव में नगरों में ये तो एलिनेशन की बात करें तो वास्तव में अलगाव पाया ही जाता है। लोगों को अपने से मतलब है, बाकी ना उसे दूसरे के फ्लैट से कोई लगाव है, ना किसी और से लगाव है, कोई मतलब दूसरे से नहीं रखता है। सबको लगता है बस मेरा अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे निकल जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी जुड़ जाए, बस दैट्स इट। लेकिन ऐसा गांव में कम देखा गया है। तो स्थानीय अलगाव इसकी विशेषता है। तो बच्चों ये टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना क्योंकि ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो इसमें आपको वीडियो के साथ साथ सारे नोट्स भी मिल जाएंगे कि गांव की परिभाषा किसे कहते हैं, नगरियों की परिभाषा क्या है और इनकी विशेषताएं, विशेषताओं को आप डिफाइन कर लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें रटने का कुछ भी नहीं है। यदि आप समझ के लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको डिफाइन भी कर पाएंगे।